आज हम इस लेक्चर में स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारी आपकी बात हुई थी ईएसआई कंट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन अब हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में इसलिए डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए ईएसआई कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है जो ऑल ओवर इंडिया चलता है। ऑल ओवर इंडिया ये ईएसआई एक्ट लागू होता है और इसको चलाने के लिए ईएसआई कॉरपोरेशन कुछ कमेटियों को बनाती है, जिसमें पहली कमेटी जो बनती है वो स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें एक चेयरमैन होता है, दूसरा वाइस चेयरमैन होता है, तीसरे नंबर पर 3 लोग ईएसआई कॉरपोरेशन से मेंबर होते हैं, 3 लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट से मेंबर होते हैं, 3 लोग जो है एम्प्लॉयर के मेंबर होते हैं, 3 लोग एम्प्लॉई के मेंबर होते हैं, 3 लोग एक व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन से होता है, एक मेंबर पार्लियामेंट से होता है और एक जो लास्ट में दिया हुआ है 9th नंबर पर वो डीजी एक्स ऑफिशियो होते हैं इस कमेटी के। ये डीजी जो एक्स ऑफिशियो हैं ये मतलब पुराने ऑफिशियो नहीं, मतलब एक्स का मतलब वो मतलब पुराना ऑफिशियो नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफिशियो हैं और इनका जो है इस पूरी कमेटी पे होल्ड होता है और ये कमेटी को जो संभालते हैं वो ये डीजी साहब संभालते हैं। इनका फुल टाइम जो है ये एम्प्लॉई होते हैं, रोज़ाना के काम सारे यही डीजी साहब करते हैं, सारा वर्क जो है डीजी साहब के डायरेक्शन पे होता है, सारा वर्क यही करते हैं। बहरहाल इस कमेटी का जो मेन स्टैंडिंग कमेटी का कार्य है वो ये है कि ये रिसर्च करती है, मार्केट को मॉनिटर करती है और ये अपने सजेशन देती है और ये सजेशन जो है ईएसआई कॉरपोरेशन को सारी रिपोर्टें भेज देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कमेटी जो है ईएसआई कॉरपोरेशन के लिए पूरी तरीके से डीजी साहब के अंडर में सारा वर्क को सबमिट कर देती है करके। अच्छा, अब बात ये हुई ये कमेटी का ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, कितने दिन के लिए ये वैलिड रहती है। ये कमेटी 2 साल तक के चलती है और हर 2 साल के बाद इसका पुनः गठन होता है और इसमें नए मेंबर भी आ सकते हैं, नए मेंबर्स को भी जोड़ा जा सकता है। इसमें इन पुराने मेंबरों को भी रिपीट किया जा सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। बहरहाल नए पुराने मिला करके जैसा हो इसमें इस कमेटी में उसको पुनर्गठित किया जाता है, लेकिन एक ये पावर आपको दी गई है कि 2 साल के बाद इसको हम पुनः चेंज कर सकते हैं। बहरहाल दूसरी जो कमेटी है वो है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा लाभ परिषद। ये एक और विभाग है जो ईएसआई कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और ये ईएसआई कॉरपोरेशन का कार्य करने में सहयोग करता है। इसमें क्या ये जो इसका कार्य होता है वो इसको हम शॉर्ट में एमबीसी के नाम से भी जानते हैं, जो जिसका काम मुफ्त में इलाज कराना होता है, मुफ्त में एम्प्लॉई का इलाज कराना होता है और ये जो है पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन करके पॉलिसी जो बनाई गई है उसको ये देखती है कि मतलब ये सही तरीके से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है और ये काउंसिल ईएसआई को रिकमेंडेशन भी देती है। अच्छा, इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें जो आपको पहले जो डीजी साहब लास्ट में थे, अब इसमें डीजी साहब पहले नंबर पे आ जाएंगे, वही डीजी साहब हैं एक्स ऑफिशियो वाले, जिसमें सबसे पहले डीजी साहब होंगे, दूसरे नंबर पर मेडिकल कमिश्नर होंगे, तीसरे नंबर पर डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे और तीसरे नंबर पे 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट से होगा, फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच यूनियन टेरेटरी से होगा, 3 मेंबर जो हैं एम्प्लॉयर्स के होंगे और 3 मेंबर एम्प्लॉय के होंगे और 3 जो मेंबर होंगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मेडिकल प्रोफेशन से लिए जाएंगे, जिसमें एक का वुमेन होना मस्ट है।
मतलब जो ये 3 मेंबर लिए जाएंगे मेडिकल प्रोफेशन से, उसमें 1 शुड बी वोमेन कंपलसरी होगा, एक का वोमेन रखना ज़रूरी, क्योंकि वोमेन्स एम्प्लॉय को तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं जिससे उनकी वो प्रॉब्लम्स को रख सके। अच्छा, ये दोनों कमेटी के बारे में मैंने बताया। इसका जो कार्यकाल होता है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, इसको मैं बता दूं इसका समय कितना होता है। इसका समय 4 साल के लिए होता है और 4 साल के बाद उसको फिर पुनः जो है हम गठित करते हैं और इसको जो है फिर से इसका जिस तरीके से भी चाहें हम इसमें चाहे मेंबर्स को उन्हीं को रिपीट कर दें, चाहे उन्हीं मेंबर्स को हटा दें। बहरहाल आपको 4 साल आपके हाथ में रहते हैं। 4 साल के बाद फिर एमबीसी की कमेटी को भी हम, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका पीरियड जो है 4 साल के लिए दिया गया है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इन दोनों कमेटियों पे आपने ये गौर किया कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, इसमें जो है क्या चीज़ आपको मतलब काम की मिल रही है, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो ख़ासियत है। इसमें मैंने ये देखा कि इसमें जो निकल के आ रही हैं 2 चीज़ें बहुत हैं, एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के मेंबर बराबर दिए गए हैं। देखिए, दोनों कमेटियों में एम्प्लॉयर्स के भी मेंबर 3 हैं और एम्प्लॉय के भी मेंबर 3 हैं। तो इसलिए इसमें ये देखा गया इस कमेटी में कोई किसी का अपने पक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बना सकता है। बहरहाल एम्प्लॉय के भी मेंबर 3 रहेंगे और एम्प्लॉयर के रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर मेंबर बराबर रहेंगे तो वो अपनी बात को रख सकेंगे। मतलब एक पार्टी की तरफ जो है किसी तरीके की कोई पॉलिसी में मतलब ये नहीं होगा कि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, एम्प्लॉय को कम फ़ायदा हो रहा है पॉलिसी बनाने में। दोनों को मतलब अपनी बातों को, रिप्रेजेंटेटिव उनके बातों को रख सकते हैं। इसमें ये बात निकल के आ रही है इस कमेटी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, अब हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर ईएसआई। मैंने ये बताया था रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था कि मैंने कि इसमें एम्प्लॉयर इसका रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दिया गया है कि इसको अभी अमेंडमेंट करके एम्प्लॉयर के लिए 15 दिन का समय दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जो भी एम्प्लॉय हो उसका रजिस्ट्रेशन कर दे ऑनलाइन। अगर वो नहीं करता है तो उसमें ईएसआई से एम्प्लॉय को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें जो है रजिस्ट्रेशन जब करेगा तो एम्प्लॉय का फ़ोटो और एम्प्लॉय की फैमिली का फ़ोटो अपने साथ, जितने उसके फैमिली मेम्बर उस पर डिपेंडेंट हैं उनका फ़ोटो भी इसमें लगाना मस्ट होगा। अभी एक अमेंडमेंट 2020 में कर दिया गया है कि एम्प्लॉय का जो खाता खुलेगा अकाउंट बैंक में, तो उसका बैंक का अकाउंट नंबर और उसका जो बैंक का अकाउंट नंबर के साथ जो है उसकी फ़ोटोग्राफ्स और जो है इसका जहाँ पर खाता हो जिस बैंक में उसका पूरी डिटेल इसको देना कंपलसरी हो गया है। अगर वो इसकी डिटेल फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर इसको नहीं देता है तो एम्प्लॉय का मतलब उनको ईएसआई एक्ट में किसी तरीके की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उसको अपडेट कर दे। इस पे सरकार ने काफ़ी मतलब सख्ती कर रखी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है 2020 से कंपलसरी कर दी कि ऑनलाइन वर्कर का जो है सारी डिटेल मौजूद रहनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन जब होता है इसमें एक नंबर अलॉट हो जाता है। ये नंबर जो है लाइफ टाइम अलॉट होता है। ये चाहे जॉब जो है छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी या फैक्ट्री में एम्प्लॉय जा कर के काम करे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, लेकिन उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका यही रहेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही उसको ईएसआई की सारी सुविधाएँ मिलेंगी। अब बात आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि ईएसआई कंट्रीब्यूशन। पहले भी मैंने बताया था कि ईएसआई कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था कि इसमें जो है एम्प्लॉय जो है 0.75% मिलाएगा और एम्प्लॉयर जो है 3.25% मिलाएगा। लेकिन पिछली दरें क्या थी? एम्प्लॉय की 1.75% थी और एम्प्लॉयर का था 4.75% था।
ये दरें घटा दी गई हैं। इससे एम्प्लॉय को भी फ़ायदा हुआ है, देखिए एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हुआ है। वजह क्या है कि इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इसको रेट्स को लेकर के, इसलिए इसको पुरानी जो रेट्स हैं उनको भी दिमाग में रखिए और नई रेट्स को भी जो रिवीज़न हुआ है उनको भी दिमाग में बसाए रखिए कि इसका आप सही ऑप्शन में जवाब दे सकें। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताई थी कि इसमें जो है डेली वेजेस वाला जो था, पहले जो था 137 रुपये पर डे वाले जो थे एम्प्लॉयर को, उनको पैसा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं मिलाना पड़ता था, उनका कंट्रीब्यूशन सरकार मिलाती थी। लेकिन अब वही अमाउंट बढ़ा करके 176 रुपीज़ पर डे कर दिया गया है। तो इसमें भी पूछ सकता है कि डेली वेजेस जो है कितना आदमी को पर व्यक्ति या पर एम्प्लॉई जो है या मज़दूर को कितना दिया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपको पहले का भी दिखा सकता है कि 137 है कि 176 है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 176 रुपया है, तो इस पर भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एक अमेंडमेंट और हुआ है जो एम्प्लॉयर को थोड़ी सी उसमें राहत दी गई है। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर जो इनका कंट्रीब्यूशन काटता था ईएसआई एक्ट के अंतर्गत, उसको हम प्रीमियम भी कहते हैं कंट्रीब्यूशन को, तो उसको समय दिया गया था जब वो सैलरी जिस दिन दे, पहली तारीख के बाद उसको 21 दिन का समय दिया जाता था कि वो उसको जाकर के ईएसआई के अकाउंट में जमा कर दे। लेकिन इस समय सीमा को, लिमिट को बढ़ा दिया गया है, इसको 21 दिन के बजाय अब 42 दिन कर दिया गया है कि वो 42वें दिन के बाद अगर वो जमा करने जाता है तो उसको ऑनलाइन जो है वो पेमेंट उसका रिसीव नहीं होगा। और उसके लिए बहुत ही मतलब सख्ती कर दी गई है कि 42 दिन का ही समय है, 42वें दिन के बाद 43वें दिन जो है वो ऑनलाइन उसका पेमेंट जो है वहाँ नहीं जमा हो पाएगा। तो एम्प्लॉयर को एक तरफ राहत भी दी गई है, लेकिन इसके लिए ये सख्ती की गई है कि उसके ऊपर बहुत ही, अगर वो जमा नहीं करता है, उसको अपना धन मान करके पता चला अकाउंट में रखे है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ऐसे वसूला जाएगा कि इसमें यहाँ तक के लिखा है एम्प्लॉयर से ऐसे रिकवर होगा जैसे लैंड रेवेन्यू का एरियर, मतलब इस तरीके से उससे पेमेंट वसूला जाएगा और जो है उसको मतलब पेनाल्टी भी उसके ऊपर लग सकती है और उसमें सज़ा का भी प्रावधान बना दिया गया है कि उसको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑफेंस है। जाहिर सी बात है अगर वो ऑफेंस करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं, जिसको एम्प्लॉयर को एक तरफ राहत तो दी गई 21 दिन की जगह 42 दिन, लेकिन साथ में ये कहा गया है कि उसको अगर वो नहीं समय पे जमा करता है तो फिर वो ऑनलाइन पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो जब जाएगा तो उसको पेनाल्टी या मतलब उसको 12% ब्याज के साथ या उसको जैसे मतलब कहा गया लैंड रेवेन्यू का एरियर वसूला जाता है वैसे से वसूली की जाएगी। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में जो अमेंडमेंट्स हुए थे मैंने आपको बता दिए। अब इसमें जो है बेनिफिट अंडर ईएसआई के अंतर्गत बेनिफिट्स क्या होता है। तो पहला बेनिफिट जो होता है सिकनेस बेनिफिट्स है कि अगर वो बीमार होता है तो उसको बीमारी में इलाज मिलता है ईएसआई के थ्रू। दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट्स जो लेडीज़ एम्प्लॉय के लिए है। फिर तीसरा है डिसेबलमेंट। चौथा है डिपेंडेंट्स को, जो उसके एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। और 6 पॉइंट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो उसको दिए जाते हैं आफ्टर डेथ के बाद। लेकिन फ्यूनरल एक्सपेंसेस में मैं आपको बता दूं एक नया अमेंडमेंट आया है। पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये तक के जो है इसको दिया जाता था, लेकिन ये बढ़ाकर अब ईएसआई ने इसको जो है 15,000 रुपया कर दिया गया। अब फ्यूनरल एक्सपेंसेस इसको 15,000 रुपया दिया जाएगा। तो एक अमेंडमेंट इसमें ये फ्यूनरल में बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट जो इसको बेनिफिट होता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग उसे कहते हैं जो ईएसआई उसका पूरा पैसा खर्च उठाती है। कि जैसे मतलब मान लीजिए वो एम्प्लॉयड डिसेबल हो गया या उसके दोनों पैर ख़राब हो गए या एक हाथ ख़राब हो गया या कोई भी बॉडी का पार्ट जो है आपका
किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो उसको ये दिया गया है कोई भी वर्क करने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए जो भी खर्च होगा वो ईएसआई वहन करेगी, उसकी जितनी फ़ीस जाएगी वो ईएसआई खर्च करेगी और वो ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना कोई दूसरा जॉब भी तलाश कर सकता है। और नेक्स्ट जो लाभ है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है। इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत भी जो है एम्प्लॉय को काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये इतनी बात हमारा ईएसआई के अंतर्गत बेनिफिट की बात हुई, जो इसको सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया कि जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस में था अमेंडमेंट होकर के जो बढ़ाया गया 10,000 से 15,000, इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसके नोट्स बना लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा दूसरे लेक्चर पर वो रहेगा ईएसआई वर्सेस एम्प्लॉय कंपनसेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हमारी मुलाकात आपकी।